एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 गिल्लू, जिसका टाइटल है गिल्लू। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने एक कहानी और कुछ दोहे पढ़े चुके हैं। आइए अब एक नई साहित्य विधा रेखा चित्र पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य और दूसरे जीवों का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। कई बार पशु पक्षी या अन्य प्राणी हमें अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन और समझदारी से हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वो भी अपना मानने लगते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी या कोई अन्य जीव किसी व्यक्ति से बहुत घुल मिल जाता है, यह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उसके ना रहने पर उसे याद करके वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। ये रेखा चित्र एक छोटे से प्राणी गिलहरी की याद में लिखा गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गिल्लू मतलब कि गिल्लू नाम है इसका। मूल पाठ। इस पाठ में आप गिल्लू नामक गिलहरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी सहायता के लिए कठिन शब्दों का अर्थ मूल पाठ के साथ दिए जा रहे हैं। आइए इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोन जूही में एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अन्य से ही उसे छोटे जीव के स्मरण हो जाता है, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता है और फिर मेरे निकट पहुंचते हुए कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राणा की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने सर्वप्रणिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चैंचों से चुचुहा जैसे खेल रहे थे। यह काकमुंडशिनी भी विचित्र थी, एक साथ समर्दित, आनंदित और अति सम्मानित, अति अपमानित जिसे कहते हैं, मतलब कि ये वर्ड नहीं है, अपमानित नहीं है, अपमानित है, मतलब कि जिसमें महसूस करना, रेस्पेक्ट होना। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ये मयूर के, हंस के, और उन्हें पितरक्षक से हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतीर्ण होने पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने के मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कौवे काँव काँव करने के को अवमानना, मतलब कि उसको मानते नहीं, के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी को काटा सा बच्चा है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है, और अब वे कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकतीय के चोंचों के दो घाव उसे लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था।
सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर उसने अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों को पसीजने का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसे नन्हे से मुंह में लगाई और मुंह खुल न सका और दूध की बूंद दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वो मेरी उंगलियों अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच में मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिंध रोए, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हमें उसे गुल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाई कर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर को झूलता और अपनी कांच से मानकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने का क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर और मेरा ध्यान आकर्षित करने में की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ना का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी भी गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे अगले 2 पंजों से सिर के अतिरिक्त सारा लधुगात लिफाफे में भीतर बंद रहता और इसे अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों में मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की कंध में मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर से की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्र के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे कि कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी जाली
के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर के से सिर से पैर तक दौड़ने लगा और तब तक कि यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे में चुटन में, कभी सने जूही के पत्ती में। और मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें उपवाद था। वह जैसे ही खाने की में कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर बरामदा पर पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर वे मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद था और कई दिनों तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की खोज या तो लेना बंद कर देता और या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले में से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे के को देख कर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसके हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का स्वार्थ नया उपाय निकाल लिया था। वह मेरे पास रखी सुनहरी पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। ये दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत में यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मारसन्ना स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रभम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिल्लू उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती रहती और सोने जूही पर बसंत आता ही रहता। सोने जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता सबसे अधिक प्रिय था।
इसलिए भी वह उस लघुघात का किसी वसंती दिन जूही किताब छोटे फूल में लिख जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ये पूरी जो है हमने वर्ड टू वर्ड करी है और इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।